हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में चैप्टर 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जो हम आज जो पहला एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 4.1। लेकिन एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको समझिए। तो एक्सरसाइज 4.1 में रैखिक समीकरण, जब कोई समीकरण तो जानिए रहे होंगे, तो कोई भी समीकरण में जब दो चर होते हैं, दो चर का मतलब है कि ए बी हो, एक्स वाई हो या पी क्यू हो, एस टी हो, कोई भी तरह का हो। जैसे देख लीजिए एक्स प्लस वाई इजकल टू, मान लीजिए कोई नंबर लिख दिए 5, तो यह हो गया रैखिक समीकरण, एक चर वाला, दो चर वाला समीकरण, एक है एक्स और एक है वाई। तो ऐसे को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वह होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, या इसको भी कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू, प्लस है तो इधर माइनस भी कर सकते हैं, माइनस है तो प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का फॉर्म में जब भी कोई रहेगा तो उसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, इसके आगे आपको कोई नंबर भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का हो गया। यदि मान लीजिए 3p लिख दिए, 4q लिख दिए, इजकल टू 10 लिख दिए, तो यह भी हो गया रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह का जो फॉर्म में कभी होता है पी क्यू के रूप में हो, एस टी के रूप में हो, मान के चलिए कि 5t हो गया है ना, 3s हो गया, फिर t हो गया, और इस तरह से कुछ दिया और नंबर दे दिए, तो यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह के फॉर्मूला ही होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए, देखिए हिंट्स में दे दिया कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x मान लीजिए और कलम की कीमत y रुपया मान लीजिए। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ का जिक्र है, एक नोटबुक का, एक कलम का, तो दोनों का दाम अलग अलग हम लोग कीमत कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मान करके इसका समीकरण निकालते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत ₹x और कलम की कीमत बराबर ₹y हो गया। अब देखिए किताब में ही देखिए, अभी क्वेश्चन जो पढ़े थे उसके अनुसार देख लीजिए क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत क्या है, x है, तो x लिख दिए। किससे कंपेयर कर रहा है, कलम से कर रहा है। देखिए बुक में कीमत कलम की कीमत से, तो कलम की कीमत क्या है, y है। से क्या कह रहा है, दो गुनी है, तो जिसमें कहा जाता है उसी में किया जाता है। तो आपको कहा कि नोटबुक की कीमत x लिख दिए, कलम की कीमत y लिख दिए, और उससे कह रहा है कि कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम के बारे में बोल रहा है कि कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इसी कलम में ही हम लोग दो लगा देंगे, जिसमें कहा जाता है उसी में लगा देना है, तब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से आपका हो गया, एक स्टेप आप बना दीजिए ताकि इस तरह का जो समीकरण है इस तरह का समीकरण हो जाए। तो चलिए देख लीजिए, x के तो x हो गया, ये प्लस है, इधर चला जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इजकल टू क्या है, 0 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गया, कितना आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी बहुत आसान है। कहता निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में कह रहा कि इस तरह का फॉर्म में लाइए। ठीक है,
और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान भी बताइए कि ए बराबर कितना है। तो ये कौन होगा, एक्स के आगे जो होगा वो ए होगा, वाई के जो आगे होगा बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म में होगा वह सी होगा। तो चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। पहले सवाल लिखते हैं पहला। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं, और क्वेश्चन के अनुसार कह दिया है कि पहले तो आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 इस पैटर्न में ले आनी है, मतलब इधर लास्ट में आपको 0 बना देना है। तो देखिए अब इधर नहीं है तो इसको इस साइड में ले आनी है। तो क्या होगा 2x प्लस 3y, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 9.35 और इजकल टू 0। अब यह हो गया इक्वेशन में। अब इसमें से कहता है कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लिख दीजिए। तो जो x के आगे होगा वो a का वैल्यू हो जाएगा, तो x के आगे 2 है, y के आगे जो वैल्यू होगा वह 3 है, 3 हो गया, और c यही c है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस के साथ लिखाएगा। तो हो गया यही आंसर। इसमें आइए, यह तो पहले ही से इस पैटर्न में बना हुआ है, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना है, कुछ आगे नहीं है तो 1 है, इसलिए 1 हो गया। b का वैल्यू देख लीजिए क्या है, यहाँ माइनस है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और नीचे 5 है तो -1/5 हो गया। और c का वैल्यू क्या होगा, तो c का वैल्यू देख लीजिए -10 है तो -10 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। चलिए यहाँ भी देखिए इस तरह से नहीं है, इसलिए इस पैटर्न में लेनी है, प्लस 3y लिख दिए थर्ड में, ये इक्वल उधर है तो इसको इस साइड लाइए तब इस पैटर्न में आ जाएगा। तो प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस हो गया। अब इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू देखिए क्या आ गया। तो देखिए x के आगे जो होगा वो a का वैल्यू होगा, क्या दिखा रहा है, -2 दिखा रहा है। y के आगे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, 3 हो गया। और कांस्टेंट टर्म में क्या दिखा रहा है, -6 दिखा रहा है। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ भी आइए, इस टर्म नहीं है, x है प्लस है, इधर आ जाएगा तो -3y हो जाएगा। अब इजकल टू का हो गया 0 हो गया। अब इसमें a इजकल टू, b इजकल टू और c इजकल टू देखिए क्या आता है। तो x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है तो a इजकल टू 1। b के आगे देख लीजिए -3 है तो -3, और c में क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है। अब इसमें आइए फिफ्थ क्वेश्चन में x है, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर कोई नंबर नहीं है तो 0 हो गया। तब इसमें क्या दिखाता है, a इजकल टू, b इजकल टू और c इजकल टू क्या वैल्यू हो जाएगा। तो a के कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है तो 2 हो गया। b इजकल टू कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, और c इजकल टू कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो यह इस सवाल का आंसर है। और देखिए कितना आसान था, और बहुत ही आसान है। इसमें अभी और क्वेश्चन है, उसको भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन दूसरा का ही है, तो इक्वेशन के रूप में ही है बना हुआ, क्योंकि इसमें इधर करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें x का वैल्यू है, y का वैल्यू नहीं है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर देखा जाए तो a का वैल्यू और आपका b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू तो है 3, तो a इजकल टू 3 हो गया। y का वैल्यू इसमें नहीं है, इसलिए y इजकल टू 0 हो जाएगा। b का वैल्यू, क्योंकि b का वैल्यू y में जो होगा, और c कांस्टेंट टर्म में क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, इसलिए c का वैल्यू 2 हो गया। इसमें भी देखिए इक्वेशन एकदम अरेंज किया हुआ है, लेकिन इसमें x का वैल्यू गायब है और y का वैल्यू है और कांस्टेंट टर्म है। तो वो x का वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में, इसलिए a का वैल्यू 0 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, y के आगे 1 है तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, और c में क्या है, -2 है तो -2 हो गया। अब इसमें आइए इसको सजा लीजिए, 2x है, ये प्लस है, इसके साथ चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इजकल टू 0 हो गया। अब इसमें a इजकल टू, b इजकल टू और c इजकल टू देख लीजिए। तो x का साथ क्या है, 2 है, इसलिए a का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू इसमें नहीं है, इसलिए b का वैल्यू 0 हो गया, और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू -5 है, इसलिए -5 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। तो यह आपका जो है क्वेश्चन दूसरा जो था 4.1 का दूसरा क्वेश्चन यह समाप्त हो गया, और इसमें 2 ही क्वेश्चन था। तो चलिए हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, वह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उस वीडियो को विशेष रूप से देखिएगा। ठीक है, तो यह आपका एक्सरसाइज में फिर हम जब हम आएंगे
तो उसका प्रॉपर्टी के साथ आपको समझाएंगे कि रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है और उसमें क्या विधि है। यह भी चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन इस चैप्टर के बारे में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।